ममता एक गांव की लड़की थी। वो जैसे ही विदा होकर अपने ससुराल आई, ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं, अगर कोई ऊपर से गिर गया तो। अरे कुछ नहीं होगा ममता, तुम डरो मत। चलो हमारा घर आ गया, नीचे उतरो। जैसे ही दोनों पति पत्नी कार से बाहर उतरे, वैसे ही बाहर उनकी सास, ननद, जेठ, जेठानी सब खड़े हुए थे। चलो अब तुम दोनों का गृह प्रवेश करते हैं। इतने में वहां पर दो बड़े बड़े ट्रक आ गए। दोनों ट्रकों में ममता के गांव वाले थे। हाँ हाँ भैया, बस यहीं रोक दो। बहू, हमने 10 बार मना किया था कि हम दहेज नहीं लेंगे, फिर भी। अरे माँ, जब भाभी कुछ लेकर आ ही गई है तो सारा सामान अंदर रखवा लेते हैं। देखे तो दहेज में आखिर हमारी भाभी लाई क्या क्या है। सबसे पहले उन गांव वालों ने पहले ट्रक से एक भैंस और एक गाय बाहर निकाली। उसके बाद दूसरे ट्रक से मिट्टी का चूल्हा, चारा काटने वाली मशीन, गोबर के ढेर सारे उपले, 2 मिट्टी के नी, गाय और भैंस को खिलाने वाला चारा, ढेर सारी हरी घास, कुछ बीज और इसके अलावा गुल्ली डंडा भी था। ये सब देखकर ससुराल वाले हैरान हो गए। देवरानी जी, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये दिल्ली शहर है। यहाँ पर गाय भैंस लेकर क्यों आ गई? गांव में जो भी सामान होता है, अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बन पाएंगी और आप लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। आप शहर वाले दूध पीते हो, अगर गाय भैंस ना हो तो दूध कैसे पियोगी? और अगर दूध पियोगी तो गाय भैंस को खाना भी खिलाना पड़ेगा। उसके लिए ये चारा बनाने वाली मशीन है, ताकि हमें बाहर से चारा ना खरीदना पड़े। आप लोग क्या चाहते हो? इंसानों की तरह जानवरों को भी केमिकल वाला खाना खिलाना शुरू कर दूं मैं? आप लोग देखते जाइए, इन सभी सामानों का इस्तेमाल करके ये पूरा मोहल्ला बदल जाएगा। चलो, अब जब इतना सारा सामान आ ही गया है तो हम इसे वापस तो कर नहीं सकते। हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर एक तबेला बना लेते हैं। आप लोग ये सारा सामान घर के पीछे वाले आंगन में रख दो जाकर। गाय भैंस भी वहीं पर बांध देना। ठीक है साहब। उन गांव वालों ने सारा दहेज का सामान घर के पीछे रख दिया, गाय भैंस को वहीं आंगन में बांध दिया। इधर उसकी सास ने विनोद और ममता का गृह प्रवेश कराया। चलो देवरानी जी, आज तुम्हारे इस घर में पहली रसोई है, कुछ मीठा हो जाए। आज मैं आप लोगों को शुद्ध दूध की खीर बनाकर खिलाऊंगी। आप लोगों ने शुद्ध दूध कभी पिया ही नहीं होगा। भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि गाय और भैंस से दूध आकर निकालते कैसे हैं। हाँ हाँ, चलो चलो देवरानी जी, मुझे भी यही देखना है। चलो कुछ बर्तन ले लो, चलते हैं दूध निकालने। बर्तन लेकर दोनों घर के पीछे तबेले में आ गई, जहाँ पर उनकी गाय भैंस बंधी हुई थी। भाभी, ये मेरी भैंस, इसका नाम है मधुमिता, और ये है मेरी प्यारी गाय, इसका नाम है श्यामा। दोनों गाय भैंस ममता को बड़े ही प्यार से सहलाने लगी। ये देखकर उसकी ननद और जेठानी भी गाय और भैंस को अपने हाथों से सहलाने लगी। भाभी, आपकी दोनों गाय भैंस तो आपको बहुत अच्छे से पहचानती है, आपकी वजह से ही हमें भी प्यार कर रही है, देखो तो। देवरानी जी, अब जल्दी से दूध निकालो, हम दोनों को देखना है। ममता ने सबसे पहले भैंस का दूध निकाला और उसके बाद गाय का। कुल मिलाकर 15 लीटर दूध उसने निकाल लिया। क्या बात है भाभी, ये दूध तो बिल्कुल गाढ़ा लग रहा है। तीनों लोग घर के अंदर आ गए। ममता मिट्टी का चूल्हा बाहर आंगन में ले आई और लकड़ी से आग जलाने लगी। ननद जी, पीछे मिट्टी के बर्तन रखे होंगे, वो ले आइए। ठीक है भाभी। उसकी ननद मिट्टी के बर्तन ले आई। चूल्हे पर वो उन्हीं बर्तनों में दूध पकाने लगी। तभी उसका पति और उसकी सास भी बाहर आ गए। ममता, तुम अपनी गवारों वाले काम यहाँ पर क्यों कर रही हो? किचन में गैस रखी है, उसमें दूध नहीं पका सकती थी? हाँ बहू, एक तो वैसे भी दिल्ली में इतना प्रदूषण रहता है। सासू माँ, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द अपने मोहल्ले का प्रदूषण पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए तो मेरा नाम ममता नहीं। और दूसरी बात, ये वाला दूध एक बार पी कर देखिएगा, और गैस पर पकाकर दूध तो आप लोग हर रोज पीते होंगे, आप लोगों को अंतर साफ समझ में आ जाएगा। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें वहां पर अपने मुंह में मास्क लगा कर आ गई। बहन जी, आपको गवार बहू लाने की क्या जरूरत थी? घर के बाहर इतना धुआं कर रही, इससे तो प्रदूषण दिल्ली में और बढ़ जाएगा। बहन जी, ये सारा दहेज का सामान अपने मायके से लेकर आई है। आज पहला दिन है, इसीलिए मिट्टी के चूल्हे में दूध पका रही है। मैं इसे समझा दूंगी, आप लोग परेशान मत होइए। खैर, वो ताने मारकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब दूध पक गया, उसके बाद उसने मिट्टी के कूल्हड़ में ही सभी को दूध पिलाया। वाह 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 वाह, क्या बात है, ऐसा लग रहा है राजा महाराजा के समय का दूध पी रहा हूं मैं। क्यों भैया, कैसा लगा आपको? मैं जब नानी के घर बचपन में जाता था ना, तब ऐसा ही दूध पीने को मिलता था। सही बात है भाभी, दूध तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज के बाद आप मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाना, मोहल्ले वालों को मैं देख लूंगी। खैर, रात में उसने मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाया और सबको बहुत पसंद आया। मोहल्ले में सभी लोगों ने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि धुआं उनके घर के अंदर न चला जाए।
अगले दिन ममता सुबह बहुत जल्दी उठ गई। अपनी जेठानी और ननद को भी जगा दिया। भाभी, अभी तो सूरज भी नहीं होगा, इतनी जल्दी उठा दिया आपने। सबसे पहली बात यह है कि सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए, फिर देखना हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और दूसरी बात, जब मैं गांव में थी तो दिल्ली के प्रदूषण के बारे में सुना करती थी, इसलिए पूरे दिल्ली का तो नहीं, कम से कम इस मोहल्ले का प्रदूषण तो मैं खत्म कर ही सकती हूँ। चलो तुम लोग, मैं गांव से बीज लेकर आई थी, घर के बाहर बीज बो देते हैं। ममता अपनी ननद और जेठानी के साथ मिलकर घर के बाहर बीज बोने लगी। देवरानी जी, यहाँ शहरों में लोग अपने घरों के बाहर पेड़ इसलिए नहीं लगाते ताकि उनके घर की शोभा न बिगड़ जाए। खैर, उन लोगों ने मिलकर घर के बाहर बीज बो दिए। उसके बाद ममता ने फिर से मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाया। एक बार फिर से वहां मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। देखिए, आप लोग कम से कम मोहल्ले वालों के बारे में भी तो सोच लीजिए। मैं जानता हूँ कि आपका घर है, आप अपने घर में कुछ भी करें, लेकिन इसका धुआं हम सबके घरों में जाता है। चाचा, पहली बात तो इस धुएं से प्रदूषण नहीं फैलता, लेकिन अगर आप लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत है तो मैं चूल्हा घर के पीछे लगा लेती हूँ। हाँ बहू, ये सही रहेगा। उन लोगों ने मिलकर घर के पीछे तबेले के पास चूल्हा लगा लिया और हर रोज मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाने लगे। फिर एक दिन ममता अपनी गाय और भैंस के लिए चारा बनाने वाली मशीन से चारा काट रही थी। तभी वहां पर उसकी ननद, जेठानी, जेठ पति सब लोग आ गए। ममता, तुम हटो, मैं चारा काटता हूँ ताकि मुझे जिम ना जाना पड़े। चल विनोद, मेरी मदद कर। अब विनोद और उसका बड़ा भाई मिलकर चारा वाली मशीन से चारा काटने लगे। सबको बड़ा मजा आ रहा था ये सब काम करने में, क्योंकि शहरों में ऐसा होता नहीं था। उसके बाद ममता ने अपने हाथों से अपनी गाय भैंस के लिए चारा तैयार किया और उन्हें खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों गाय भैंस ने ढेर सारा गोबर कर। भाभी, यहाँ शहरों में कभी कभी जो सड़क पर आवारा जानवर घूमते रहते हैं, उनका गोबर तो बहुत बदबू करता है, लेकिन गोबर की ये महक इतनी परेशान नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो जानवर आवारा घूमते रहते हैं वो कहीं पॉलीथीन खा लेते हैं, कहीं सड़ा हुआ खाना खा लेते हैं। ननद जी, अब जल्दी से ये सारा गोबर एक तसले में भर लो और आंगन में ले चलो। ननद जी, मुंह मत बनाओ, ममता हम सब लोगों को भी गांव वाला बना देगी धीरे धीरे। खैर, उसकी ननद अपने हाथों से गोबर घर के आंगन में ले आई। उसके बाद ममता ने गोबर से ही आंगन को लीपना शुरू कर दिया। उसे देखकर जेठानी और ननद का भी मन होने लगा। ममता, हम लोग भी आंगन लीपने में तुम्हारी मदद करते हैं। अब तीनों लोग मिलकर पूरे आंगन को गोबर से लीपने लगी। ये सब देखकर उसकी सास बड़ी खुश हो रही थी। मुझे तो लगा था कि मैं गांव की बहू लेकर आ रही हूँ तो तुम दोनों हमेशा उससे लड़ती रहोगी, लेकिन तुम दोनों तो ममता का ही साथ देने लगी। सासू माँ, मैं भले ही शहर की रहने वाली हूँ, लेकिन उस तरह की जेठानी नहीं हूँ जो गांव वालों से नफरत करे। इन सब कामों के जरिए हम कुदरत के साथ जुड़े रहते हैं। इस तरह धीरे धीरे करके उन्होंने घर के चारों तरफ गोबर से लीप दिया। अब वहां पर मिट्टी और गोबर की सुगंध आने लगी। मोहल्ले वाले ये सब देखकर हंसने लगे। देख रहे हो इन लोगों को, एक गवार बहू की आ गई इस मोहल्ले में, सब लोग एक तरफ से गवार बन गए। देखना, ये लोग मिलकर पूरे मोहल्ले को गंदा कर देंगे, अपने अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखना। तो इस तरह कुछ ही महीनों बाद उनके घर के बाहर बड़े बड़े पेड़ भी उगाए। दिल्ली में प्रदूषण होने की वजह से हर तरफ बीमारियां फैलने लगी। लोग बिना मास्क लगाए बाहर नहीं रह सकते थे। तभी वहां कुछ नगर निगम वाले आए। क्या बात है, इस मोहल्ले की हवा तो बिल्कुल शुद्ध है, ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली से बाहर आ गया हूँ। तभी वहां पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सर, ये सब हमारी भाभी की वजह से हुआ है। हर जगह गोबर का इस्तेमाल, मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाना, इतने सारे पेड़ और जानवरों को पालने की वजह से हमारा मोहल्ला प्रदूषण मुक्त हो गया है। आप सभी लोगों को इनका धन्यवाद करना चाहिए। पूरी दिल्ली में लोग बीमार पड़ रहे हैं, पर इस मोहल्ले में एक भी मरीज नहीं है। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ममता बहू, आज से हम सब भी तुमसे सीखकर अपने घर को भी हर्बल बना लेंगे, हम भी गोबर से लिपाई करेंगे। तो इस तरह ममता की वजह से सब कुछ उस मोहल्ले में सही हो गया और सब खुशी खुशी रहने लगे। ये ले किशोरी लाल, ये तेल, आटा, चावल और ये तेरे मसाले। अरे वाह वाह भाई, दोस्त हो तो तेरे जैसा। और ये रहे तेरे इस महीने के पैसे। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ, अगले महीने फिर मिलेंगे। घर आकर लाला उन पैसों को गिनता है। वाह वाह, क्या कमाई हुई है। आहा, आज तो मजा ही आ गया। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलता हूँ, चलो चलो। सच पापा, हम अभी तैयार होकर आते हैं। ये फिर तो बहुत मजा आएगा। लगता है जी आजकल काम अच्छा चल रहा है।
हाँ भाग्यवान, ऐसा ही समझ लो बस। अच्छा आप चलो, देर मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ भाई। ये है जीरकपुर में रहने वाला लाला मदन लाल गुप्ता, जिसकी राशन की दुकान थी। शहर से हर महीने सरकार की तरफ से उसकी दुकान पर ट्रक भरकर गांव वालों के लिए राशन आता था। सभी गांव वाले उसकी दुकान से राशन लेने आते थे। उसका काम तो अच्छा था, लेकिन उस लाला की नीयत बहुत गंदी थी। उसका स्वभाव बड़ा ही लालची था। वो हेर फेर करके पैसे कमाना जानता था। इसलिए जब भी शहर से राशन आता तो गोदाम में ले जाकर वो उसमें मिलावट करना शुरू कर देता। इस आटे में आधा मैदा मिला देता हूँ। हो गया। वाह 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 वाह। अब चावल में कंकड़, दाल में छोटे छोटे पत्थर, और इस लाल मिर्च में ईंट का चूरा, और तेल में बीमार जानवरों की चर्बी। अब इतना सारा राशन बच गया। इसे दूसरे गांव में किराना की दुकान पर बेचकर मैं खूब मुनाफा कमाऊंगा। लाला उस राशन को किशोरी लाल को बेच आता है। मदन लाल ये काम कई सालों से करता रहा था और इसी के दम पर वो गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला बन गया था। इस बात का घमंड भी अब उसमें आने लगा था। एक रोज, ये क्या है मदन, जो राशन के चावल तुमने हमें दिए हैं उसमें आधे से ज्यादा में तो कंकड़ निकले हैं। आटा जो दिया है उसकी रोटी तो रबड़ सी खिंचती है। तुम्हारा तेल ऐसा होता है कि पूछो ही मत। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे तो क्या अब मैं वो कंकड़ पत्थर भी साफ करके दूं? हैं? एक तो सरकार तुम गरीबों को मुफ्त में पाल रही है, हैं? मुफ्त में राशन दे रही है, हैं? उसमें भी तुम लोगों के भाव बढ़े हुए हैं भाई। तुम लोगों की भलाई के लिए मैंने राशन की दुकान खोली है, ऊपर से तुम मेरे ही काम में गलतियां निकाल रहे हो। और तुम लोगों को कुछ कहना पूछना ही है तो दिल्ली जाकर उन नेताओं से पूछो जो ये राशन भेज रहे हैं, समझे? अब राशन लेना हो तो लो, वरना चलते बनो भैया। अरे काकी, आप क्यों बहस करते हो इस लाला से? ऐसा ना हो साफ और अच्छे के चक्कर में ये राशन भी अपने हाथ से चला जाए और फिर भूखे पेट ही रहना पड़े। तू ठीक कहता है बेटा, वैसे भी पूरे गांव में यही एक राशन की दुकान है। अगर इसने भी राशन देने से मना कर दिया तो कहाँ जाएंगे हम? मैं तो जैसे तैसे भूखी रह भी लूं, लेकिन मेरे साथ जो छोटी बच्ची है उसे कैसे भूखा रखूं? गांव में इकलौती राशन की दुकान होने के कारण मदन लाल से कोई भी उलझना नहीं चाहता था। उस गांव के गरीब लोग चुपचाप वो राशन लेकर वहां से चले जाते हैं। आए थे बड़ा मुझसे पंगा लेने वाले हैं? शाम को लाला अपनी दुकान बढ़ाकर घर चला जाता है। जी आ गए आप नहाकर पूजा पाठ कर लीजिए, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। कुछ देर बाद मदन लाल अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठता है। क्या स्वाद है इन चावलों में ममता। जी वही बासमती चावल है जो हम पिछले महीने शहर के मॉल से लाए थे। वैसे राशन भी अब खत्म होने वाला है। हाँ तो कोई बात नहीं, कल ही मैं शहर जा रहा हूँ, आते वक्त लेता आऊंगा। बाबा हम भी आपके साथ शहर जाएंगे, इसी बहाने थोड़ा घुमाएंगे। ठीक है बच्चों, हम कल ही शहर चलेंगे राशन लेने, ठीक है? तब तुम अपनी पसंद का सामान भी ले लेना। हाँ ये पापा आप बहुत अच्छे हो। अगले दिन लाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में एक बड़े स्टोर में पहुंच जाता है, जहां से वो 2 महीने का राशन एक साथ ले आता है। पापा मुझे ये बड़ी वाली चॉकलेट और मैगी के पैकेट लेने हैं। और पापा मुझे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। हाँ बच्चों, तुम्हें जो चाहिए ले लो। सुनिए जी, जब अपने पास वाले गांव में ही किराने की इतनी बड़ी दुकान है तो फिर हमें शहर इतनी दूर राशन लेने क्यों आना पड़ता है? यहाँ आकर बच्चे भी ढेर सारी बेकार की चीजें खाने के लिए ले लेते हैं। अरे ना जाने वो लोग कैसा राशन देते हैं, कहीं किसी की सेहत खराब हो गई तो। और वैसे भी जब हमारे पास अच्छे खासे पैसे हैं तो फिर हम क्यों वो घटिया राशन खाएं? अब तुम आराम से इस एसी वाले मॉल में शॉपिंग करो। हाँ, और ये घटिया सोच छोड़ दो। हाँ, और सुनो, शहर में रहने वाले सभी बच्चे यही सब खाते हैं, समझे? तो उन्हें तो कभी कुछ नहीं होता। चलो अब सामान लेने पर ध्यान दो, फिर आज यहीं शहर के रेस्टोरेंट में ही खाना खाकर वापस जाएंगे भाई। हाँ ठीक कहते हो जी, मैं भी थक जाऊंगी तो मुझसे भी जाकर खाना नहीं बनेगा। मदन लाल राशन खरीदने के बाद अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में जाता है, जहां तरह तरह के व्यंजन वो ऑर्डर करते हैं। उधर गांव में कमला काकी मुफ्त में मिले हुए राशन से खाना बनाती है। अनु बेटी कहाँ है? बहुत देर हो गई खेलते हुए,
चल अब आजा, खाना बन गया है। दादी माँ 2 मिनट, बस अभी आया। तभी वहां से एक आइसक्रीम वाला गुजरता है। आइसक्रीम ले ली, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अरे वाह, आइसक्रीम वाला। दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटी कि मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलवा सकूं। तू छोटी सी थी जब तेरे माँ बाप एक हादसे का शिकार हो गए और तुझे मेरी गोद में डालकर इस दुनिया से चले गए। इस बुढ़िया के पास दौलत के नाम पर कुछ नहीं है मेरी बच्ची, सिवाय तेरे। बड़ी मुश्किल से राशन मिलता है सरकार से, उसी से तेरा और अपना पेट भर पा रही हूँ। अनु उदास समूह बनाकर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ जाती है और जब तक वो आइसक्रीम वाला वहां से चला नहीं जाता वो उसे निहारती रहती है। फिर चुपचाप अंदर चली जाती है और बेमन से वो चावल और दाल खाने बैठती है। छी, ये क्या दादी माँ, इसमें तो चावल कम और कंकड़ ज्यादा है और दाल भी पत्थर जैसी लग रही है। अब जो है खा ले बेटी। जैसे तैसे वो खाना खाती है, लेकिन अगली सुबह उसके पेट में काफी दर्द उठता है। दादी माँ, आहा! क्या हुआ मेरी बच्ची? दादी माँ बहुत दर्द हो रहा है पेट में। दादी माँ, तू रो मत मेरी बच्ची, मैं अभी तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। कमला उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन वहां तो पहले ही काफी ज्यादा लोगों की भीड़ थी, क्योंकि लाला के दिए हुए राशन से गांव में किसी न किसी को कोई न कोई परेशानी होती ही रहती। हे भगवान, यहाँ नंबर आते आते तो शाम हो जाएगी। नहीं, मुझे इसे अभी उस शर्मा की प्राइवेट क्लिनिक पर ले जाना होगा। कमला काकी अनु को बबलू की बैलगाड़ी में बिठाकर डॉक्टर अनिल के क्लिनिक पहुंचती हैं। देखिए अम्मा जी, मैं तभी इलाज कर पाऊंगा जब आप फीस भर पाएंगी, नहीं तो इसे यहाँ से ले जाइए। ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अच्छा, मेरे पास ये चांदी की माला है, आप इसे रख लीजिए। वो माला मिलने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करता है। देखिए, पेट में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, आप ये दवाइयां ऐसे दे दीजिए, कल सुबह तक ये ठीक हो जाएगी, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कमला काकी के वहां से जाने के बाद मदन लाल डॉक्टर के पास आता है। क्यों, काम कैसा चल रहा है डॉक्टर साहब? सुना है आजकल खूब नोट छाप रहे हो। बस आपकी मेहरबानी से ये लीजिए आपका कमीशन। दरअसल ये सब मदन लाल के उस मिलावटी राशन का ही कमाल था कि सभी लोग बीमार पड़ रहे थे और डॉक्टर की खूब कमाई हो रही थी, जिसमें से कुछ पैसे लाला भी लेता था। ऐसे ही समय बीता। एक रोज, अरे तेल तो घर पर खत्म हो गया और शहर राशन लेने हमने कल जाना है। ये भी दुकान चले गए। अब मैं नेहा के लिए पास्ता कैसे बनाऊं? उनको दुकान से भेजने के लिए बोलूंगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए राजू से कहकर पास वाली किशोरी लाल की दुकान से ही मंगवा लेती हूँ। ममता ने अपने नौकर राजू से कहकर वो तेल मंगवा लिया और उसमें नेहा के लिए पास्ता बनाकर उसको दे दिया। पास्ता खाने के कुछ देर बाद ही नेहा को खून की उल्टियां होने लगी। नेहा मेरी बच्ची, ये क्या हुआ तुझे? ममता जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर उस समय क्लिनिक पर नहीं था और जब तक वो आया तब तक नेहा की मौत हो चुकी थी। फूड पॉइजनिंग होने के कारण इसकी डेथ हो गई। फिर लाला को जब सारी बात पता चली तो वो अपने किए पर बहुत रोया। मेरी करने की सजा मेरी ही बच्ची को मिल गई। लाला ने सभी गांव वालों के सामने सारी बात बताई। फिर हाथ जोड़कर उसने सबसे माफी मांगी। अब उसने राशन में हेराफेरी करना बंद कर दिया।